A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT, IDT, CA Final and both group of mentoring and CA Inter GST. So as I already told you कि हम लोग चार्ज ऑफ जीएसटी का सीए इंटर का जो टॉपिक है वो 3 वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कल हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है, साथ में इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, कहाँ आप जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं, कहाँ सीजीएसटी एप्लीकेबल करते हैं, एसजीएसटी, और कहाँ पे आईजीएसटी एंड क्यों एप्लीकेबल होता है। That we have done yesterday only and the video has been uploaded on YouTube. You can check on the link in the description below, जिससे आप पहले इसको करने से पहले वो वीडियो जरूर कर लेना। मोटो ऑफ अपलोडिंग द वीडियोस, अगर आप चाहें तो बिल्कुल कोई क्लास ना ज्वाइन करें, ये वीडियोस फुल फ्लेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सीए इंटर की प्रिपरेशन सिर्फ इन वीडियोस से हो सकती है। आपका सिर्फ इतना काम है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, बस इतना आपका काम रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 2, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ सीए इंटर, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मुझे पहले क्या समझाना होगा, डिफरेंस समझाना होगा। तो लेट अस कम टू द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो हम अभी क्या समझने जा रहे हैं, फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के डिफरेंस को समझ रहे हैं। ये क्या है, ये है मैम हमारा सप्लायर। ये कौन है, ये है मैम हमारा सप्लायर। और ये कौन है मैम, ये हो गया हमारा रिसिपिएंट। ये हो गया हमारा कौन, रिसिपिएंट। So this is my supplier, this is my recipient. Okay, so this is my supplier, this is my recipient. अब आप अपनी तरफ से सोच के देखो, आप कौन हो, आप रिसिपिएंट मतलब कस्टमर हो। कस्टमर किसके पास जाता है, कस्टमर जाता है सप्लायर के पास। और सपोज करो सप्लायर से बोलता है कोई प्रोडक्ट लेके आता है, हम चलो खरीद रहे हैं, तो लो कैमरा खरीद के आ जाते हैं। हम सप्लायर के पास गए और सप्लायर से हम क्या खरीद रहे हैं, कैमरा हम परचेस कर रहे हैं। अब जब ये सप्लायर भाई साहब आपको कैमरा देंगे तो साथ में पता है क्या देंगे, एक इनवॉइस। तो चलो ये हो गया, उन भाई साहब ने, हमारे सप्लायर ने हमको क्या दिया, ये इनवॉइस दे दिया। जो जो आपने खरीदा है वो सब लिख के इसने दे दिया और बता दिया कि देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है, मतलब आपने 100 रुपीज का कैमरा मुझसे खरीदा है। डन। अब आप कोई भी चीज मॉल से खरीद के आते हो, आप कहीं से भी कोई चीज खरीद के आते हो, तो आपको यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलता वहां पे कि जीएसटी एट द रेट 18%, वॉट एवर इट इज। मैंने सिर्फ 18% लिखने के लिए लिखा है, तो वहां लिखा नहीं होता कि इतने परसेंट का जीएसटी आपसे चार्ज किया। अब इस सप्लायर के एंगल से देखो, सप्लायर ने जो आपको सेल किया उसका अमाउंट ले रहा है वो कितना, 100 रुपीज। वॉट एवर ही हैज सोल्ड यू, उसका वो 100 रुपीज आपसे ले रहा है। और ये जो अर्निंग की है, इस अर्निंग का साथ में क्या कर रहा है, इसके ऊपर वो लगा रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसके ऊपर वो क्या लगा रहा है, टैक्सेस। बट मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो 18% टैक्स उसने चार्ज किया, दैट कम्स टू बी 18 रुपीज, क्या ये 18 रुपीज मेरे सप्लायर के पास रहेगा? क्या सप्लायर इसे अपनी इनकम कह सकता है? नो मैम, सप्लायर इसे अपनी इनकम नहीं कह सकता, क्योंकि ये उसे गवर्नमेंट को देना होगा। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्शन कर रहा है। सप्लायर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे सप्लायर को आज नहीं तो कल एक रिटर्न फाइल करना होगा, और रिटर्न फाइल करने के साथ साथ उसे क्या करना होगा मैम, टैक्सेस पे करने होंगे। और ये टैक्स वो किसको पे करेगा मैम, ये टैक्स वो पे करके आएगा गवर्नमेंट को। इसका मतलब जब मेरे इस सप्लायर ने क्या किया है, मेरे सप्लायर ने जीएसटी कलेक्ट किया है 18 रुपीज का। जब मेरे इस सप्लायर ने क्या किया है, जीएसटी कलेक्ट किया है 18 रुपीज का, तो ये 18 रुपीज का जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया है, ये वो किसको दे के आएगा, गवर्नमेंट को दे के आएगा। मतलब जितना भी कंप्लायंसेस करना है, जो भी क्या करने हैं, कंप्लायंस करने हैं जीएसटी के रिस्पेक्ट में, वो कंप्लायंस कौन करेगा, वो सारे कंप्लायंस मेरे सप्लायर को करने होंगे, क्योंकि यही तो है जो सप्लाई कर रहा है, यही तो है जो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है।
तो जब सप्लाई तुम कर रहे हो, कमा तुम रहे हो, जीएसटी तुम कलेक्ट कर रहे हो, तो जीएसटी देने का काम भी किसका है? तुम्हारा है, गवर्नमेंट तक तुम ही पहुंचाओगे। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब सीधी साधी चाल, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जो होना चाहिए वही हो रहा है यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई जगह पे क्या होता है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है, कई जगह पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफाई करके रखा है। गवर्नमेंट नोटिफाई करके क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे हम सप्लायर को मना करते हैं कि तुम जीएसटी कलेक्ट मत करो, तुम जीएसटी क्या मत करो, कलेक्ट मत करो। ये जो सर्विस रिसीव करने वाला है या फिर ये जो गुड्स रिसीव करने वाला है, हम इसके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। हम क्या करते हैं, इस बंदे के ऊपर पूरी की पूरी, रेसिपिएंट के ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि यहाँ पे सप्लायर अब जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने 100 रुपीज क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। और ये जो 18 रुपीज जीएसटी लगना चाहिए, ये 18 रुपीज अब इंस्टेड ऑफ सप्लायर रिसिपिएंट किसको पे करके आएगा? रिसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करके आएगा। मतलब जितना भी कंप्लायंस है वो सब सारा की सारा कंप्लायंस कौन करेगा? वो सारा की सारा कंप्लायंस मेरे रिसिपिएंट को करना होगा। मतलब ये तो रिवर्स हो गया, खरीदने वाले को क्या करना पड़ रहा है? कंप्लायंसेस करने पड़ रहे हैं। तो ये तो रिवर्स मैकेनिज्म चला रहे हो। इसीलिए बोलते हैं कि अगर यहां पे मैं लिख रही हूं, ठीक है, इफ compliance in relation to GST is required to be done by a recipient, in that case it is called reverse charge mechanism. तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर यहाँ पे कंप्लायंस कौन कर रहा है, अगर यहाँ पे कंप्लायंस करने का जो काम है वो किसका है? अगर कंप्लायंस जीएसटी के कौन कर रहा है? मेरा रिसिपिएंट कर रहा है। जीएसटी के कंप्लायंस कौन कर रहा है? मेरा रिसिपिएंट कर रहा है। तो वहां पे मैं उसे क्या कहूंगी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहूंगी। हैव यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? अब मैम ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किन चीजों पे फॉलो होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो कल तुमने मेरे साथ सेक्शन नंबर 9 समझा था, कल तुमने मेरे साथ सेक्शन नंबर 5 भी समझा था। सेक्शन नंबर 9 का सबसेक्शन 4, सेक्शन नंबर 9 का सबसेक्शन 3, ये दोनों ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 5 का सबसेक्शन 3, सेक्शन नंबर 5 का सबसेक्शन 4, ये दोनों भी क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की ही बातें करते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है, गवर्नमेंट ने क्या किया है? नोटिफाई किए हैं कुछ सर्विसेज, और इन सर्विसेज पे लगेगा हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ने क्या किया है? सर्विस नोटिफाई की है और इन सर्विसेज पे आपका क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। अंडरस्टूड? तो अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? रिवर्स चार्ज का मतलब है कि जो टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी है वो रिसिपिएंट के ऊपर आएगी, फिर चाहे वो रिसिपिएंट गुड्स का हो या फिर वो क्या हो? रिसिपिएंट हो सर्विस का। ठीक है, अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहाँ पे होगा? कुछ ऐसे सप्लाईज हैं जो नोटिफाई करके रखे हैं, उन्हीं सप्लाई के रिस्पेक्ट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब मैम ये सप्लाई कौन से हैं? देखो, मुझे तो पता है डायरेक्टली मुझे कहाँ जंप करके पढ़ना है, तो मैंने इस चीज को हटा ही दिया, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसका क्रक्स कहाँ दे के रखा है, ये यहाँ पे दे के रखा है। अगर आपने पहली बार जीएसटी पढ़ा है तो एक बार आप पूरी रीडिंग स्टडी मटेरियल की लेना, बहुत अच्छी बुक है, और आपको डिटेल में जो मैंने समझा उसके बाद रीडिंग करोगे ना, बहुत कुछ समझ में आएगा। डाउट्स आएंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हो मुझसे। ओके, चलो मैम, दो तरह का रिवर्स चार्ज का सिनेरियो बनता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के 2 सिनेरियोज हैं जो बनते हैं। पहला सिनेरियो क्या बोलता है? फर्स्ट सिनेरियो, अगर सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, इन्होंने सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में बता के रखा है, अगर कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं, स्पेसिफाइड सर्विसेज है, उनका अगर सप्लाई हुआ है तो पक्का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। मतलब यहाँ पे कैटेगरी स्पेसिफाई करके रखी है गुड्स की, यहाँ पे कैटेगरी स्पेसिफाई करके रखी है किसकी? सर्विस की। तो गुड्स एंड सर्विस दोनों की कैटेगरी क्या करके रखी है? स्पेसिफाई करके रखी है। देन ये हो गया मेरा सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, जिसमें बताया है कि गुड्स एंड सर्विस कौन से होंगे जिसके सप्लाई पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा।
देन सेकेंड सिनेरियो क्या बोलता है, यहाँ पे भी हमने स्पेसिफाई करके रखा है गुड्स, यहाँ पे भी हमने स्पेसिफाई करके रखी है सर्विस। जो गुड्स एंड सर्विस कौन सप्लाई करता है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर इन स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करता है, मतलब अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स, कुछ स्पेसिफाइड सर्विस, तो बिकॉज आपने उसे अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है तो भी क्या होगा, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज लेता है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके लिए ना बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस है ही नहीं, देके ही नहीं रखे, बट हाँ एक गुड्स जो सीमेंट वाला है वहां यहाँ पे दिया है, जो लेटर ऑन हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मतलब मैम मेजर हमको पढ़ना क्या है फिर यहाँ पे, मेजर आपको सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 पढ़ना है, मेजर आपको सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 3 को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 3। इतना याद रखो 9 सबसेक्शन 3 में भी वो गुड्स एंड सर्विस स्पेसिफाई करे हैं, 5 सबसेक्शन 3 मतलब आईजीएसटी के लिए वो गुड्स एंड सर्विस नोटिफाई किए हैं, जिसमें आपको क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझा रही हूं तो एक चीज याद रखना, यहां मैंने अभी आपको मेगा एग्जेम्पशन की कुछ चीजें बतानी होंगी। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मेगा एग्जेम्पशन में लिख के रखी है, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यही आप देख लो, इसके बारे में लिखा है मेरा मेगा एग्जेम्पशन में, तो मुझे उसको भी लिंक करना पड़ेगा। तो आप ये चीज समझना, आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो, अगर ये चीज मैं सीए फाइनल में पढ़ाऊंगी तो मैं साथ साथ मेगा एग्जेम्पशन लिंक करवाऊंगी, बट आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो, अभी आपके लिए चीजें नई हैं। तो पहले आज की क्लास हम क्या करेंगे, पूरा सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही समझेंगे। फिर एक क्लास आधे घंटे की जिसमें मैं आपको लिंक करवाऊंगी कि देखो अब तुम्हें रिवर्स चार्ज आ गया ना, तो रिवर्स चार्ज की ये चीजें तुम्हारी कहां से लिंक होती है, मेगा एग्जेम्पशन से लिंक होती है। पहले आप इन चीजों को ग्रेस्प करो, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लो एंड स्टडी चलना पड़ेगा। बीइंग सीए इंटर आपके लिए बहुत नया है जीएसटी, सीए फाइनल वाले सीए इंटर में पढ़ के आते तो मेरे लिए इजी हो जाता है उनको उसी वक्त लिंक करवाना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैम हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 को कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल याद रखना एक चीज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर आपको अप्लाई करना है तो पॉइंट नंबर 1, सर्विस भी वही होनी चाहिए जो यहाँ पे लिखी है, रिसिपिएंट भी वही होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा है, सर्विस प्रोवाइडर भी वही होना चाहिए। मतलब इधर आपका रेसिपिएंट चेंज हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, अगर सपोज करो सप्लायर चेंज हुआ तो भी हो सकता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाए, और अगर ये सर्विस ही नहीं है तो यहाँ तो नोटिफाई किए गुड्स एंड सर्विस, तो जब सर्विस ही वो नहीं है तो हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे। मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए सर्विस सेम होना चाहिए, रिसिपिएंट सेम होना चाहिए, एज वेल एज आपका सप्लायर भी वही होना चाहिए। ये एंड, ये क्या है, एंड कंडीशन, ये क्या है आपकी एंड कंडीशन। स्टार्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। हमेशा आपको सीए फाइनल हो या सीए इंटर हो, इसका एक ना एक एडजस्टमेंट पेपर में आता है, आएगा और आता ही रहेगा। तो क्या लिखा है मैम, सर्विस कौन सी है, बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस। हम बात कर रहे हैं किसकी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। अब मैम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब मूवर्स एंड पैकर्स, ये आपके गुड्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करने वाली जो एजेंसी है, जो हमारे गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में हेल्प करती है। मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मुझे ट्रांसपोर्टेशन करवाना होता है, मैं ट्रांसपोर्ट वालों की हेल्प लेती हूँ, तो दैट इज व्हाट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो बोलते हैं ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, सर्विस बाय लिखा है, सर्विस देने वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होना चाहिए, लेने वाला नहीं। तो पहला मेरे लिए काम की चीज क्या है, सर्विस शुड बी गिवन बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर्विस देने वाली कौन होनी चाहिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। और ये सर्विस कैसे दे रही है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड।
स्पेसिफिकली जीटीए रोड के थ्रू अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, तो देने वाला क्लियर हो गया मेरे को। सप्लायर कौन है? सप्लायर मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विस दे रहा है और ये सर्विस ऑन रोड देनी होगी उसको, ठीक है। अब देगा किसको? ये देगा 7 स्पेसिफाइड पर्सन को। अगर इन 7 स्पेसिफाइड पर्सन को वो सर्विसेज देता है तो ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा। आपको फॉरवर्ड चार्ज हो सकता है या फिर मेगा एग्जेम्पशन भी हो सकता है। तो कहां पे गए हम? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाली सर्विस देता है, किसको देता है? किसी भी रजिस्टर्ड फैक्ट्री को, किसी भी रजिस्टर्ड सोसाइटी को, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो एस्टेब्लिश हो किसी लॉ में, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या फिर रजिस्टर्ड नहीं हो, या फिर कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कहना क्या चाहते हैं? ये बोलते हैं कि अगर आप इन 7 स्पेसिफाइड पर्सन को क्या देते हो? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस। सबसे पहले जीटीए दे रहा है मेरी ये सर्विस। जीटीए क्या दे रहा है? बाय रोड ये क्या दे रहा है? सर्विस। और ये सर्विस अगर इन 7 स्पेसिफाइड पर्सन को जाती है, ये 7 स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉर्मल आपकी सोसाइटी, आपका पार्टनरशिप फर्म, आपकी क्या है? पार्टनरशिप फर्म। फिर फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो, फर्म चाहे रजिस्टर्ड नहीं हो, या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी, मतलब सब कवर हो गया, सारे रजिस्टर्ड पर्सन। या फिर आपका कौन होगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप इनको सर्विसेज देते हो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के, तो हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रहेगा। तब क्या रहेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रहेगा। लेकिन कंडीशन एक और है, ये तब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रहेगा अगर मेरे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है ना, इनके पास ऑप्शन रहता है, ये चाहे तो टैक्स 12% पे भी पे कर सकते हैं, ये चाहे तो टैक्स कितने पे पे कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स 5% पे। अगर मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चूज करता है कि उसे 12% पे टैक्स पे करना है, तो उसको आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर वो चूज करता है कि उसको 12% पे क्या लेना है, टैक्स पे करना है, तो वो कर सकता है और इसमें उसको आईटीसी भी मिलेगा। और अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने 12% चूज किया है, तो यहाँ रिवर्स चार्ज नहीं, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो होगा। यहाँ पे क्या फॉलो होगा फिर? आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बोलता है नहीं, मुझे तो 5% ही चूज करना है, मुझे क्या करना है? 5% पे क्या करना है? टैक्सेस पे करना है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो होगा और साथ में इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी ये टैक्सेस भर रहा है उसके लिए उसको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 5% पे तो टैक्स पे कर रहा है। बात अभी तक समझ में आई? तो अभी तक जो मैंने बोला वो सिंपल सी बात कही आपको। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अगर वो गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता है और दे रहा है 7 स्पेसिफाइड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। लेकिन ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी तभी होगा अगर उस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने 5% चूज किया कि मुझे टैक्स 5% पे करना है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाली सर्विस वही 7 स्पेसिफाइड पर्सन में से किसी को देती है, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने चॉइस लिया कि मैं तो 12% पे टैक्स पे करूं, तब रिवर्स चार्ज नहीं। फिर चाहे आप किसी को भी सर्विसेज दो, ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रहेगा। तो फिर से इसको करते, क्योंकि ये ट्रिकी है। अभी इसमें और चीजें मैं आगे जोड़ती जाऊंगी। पहला मैंने क्या बोला? जीटीए, सर्विस देने वाला मैम जीटीए, सर्विस लेने वाले वो 7 स्पेसिफाइड पर्सन। इतनी बात समझ में? देने वाला जीटीए, लेने वाला 7 स्पेसिफाइड पर्सन। जीटीए ने चूज किया मुझे 5% पे टैक्स पे करना है, तो अगर जीटीए ने 5% चूज किया तो उसको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। दूसरी चीज, अगर अब जीटीए सर्विस देता है इन 7 स्पेसिफाइड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर जीटीए ने चूज किया 12% और अब जीटीए अगर इन 7 स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विसेज देता है, तो यहाँ फॉरवर्ड ही रहेगा, यहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा ही नहीं।
यहां तक बात खत्म हुई। अब मैम आपने जब वो 7 स्पेसिफाइड पर्सन बताया उसमें बोला एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में आपने बोला वेदर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। मतलब अगर जीटी एक रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा और उसने 5% चूज किया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही आएगा। मैम व्हाट इफ अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर फैक्ट्री मेरी अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जीटीए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ये 7 कैटेगरी में आता है। जीटीए ने सर्विस दी, जीटीए ने चूज किया मैं तो भैया 5% पे टैक्स पे करने के लिए रेडी हूं। अब जीटीए उन 7 स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है। हमने कहा था कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर सामने वाला एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ और वो 7 कैटेगरी में फॉल करता है तब क्या करोगे मैम? तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे जिसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात की है और वहां क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे 7 कैटेगरीज जो है अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उनको अगर आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो उन्हें बकायदा अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कंप्लाइंस उनको पूरे करने पड़ेंगे। रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कंप्लाइंस उनको कंप्लीट करने पड़ेंगे। यहां तक बात अभी ओरली समझ में आई। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैम मेरे जीटीए ने 5% चूज किया, ठीक है, पर जीटीए बोल रहा है इवन आफ्टर चूजिंग 5%, इवन आफ्टर चूजिंग 5% जीटीए बोल रहा है मुझे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही फॉलो करना है। क्या ऐसी चॉइस है जीटीए के पास? बिल्कुल है। तो जीटीए ने चूज किया कि मुझे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे ही जाना है। तो अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे जाना चाहता है तो फिर भले ही आप इन 7 कैटेगरी वाले लोगों को सर्विसेज दोगे, कोई बात नहीं, चलेगा। आप इन 7 कैटेगरी वाले लोगों को सर्विस दे सकते हो, तब भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब इसको थोड़ा सा देखो, अभी मेगा एग्जेम्पशन के पॉइंट्स नहीं लिए। जब तुम यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अच्छे से कर लोगे ना, हम मेगा एग्जेम्पशन में इन पॉइंट्स को वापस से लेंगे, तब मैं तुम्हें बहुत क्लियरली और प्रिसाइसली अच्छे से बता पाऊंगी। देखो मेगा एग्जेम्पशन में तुमने मेरे साथ ये पढ़ा, याद है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमने क्या किया था, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की थी, तब मैं बहुत प्रॉपर आपको लिंकेज दे पाऊंगी। सीए इंटर पे मुझे लगता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होना चाहिए। एकदम से आपको सब बता दिया तो बॉम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। अभी के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट। बट मैम ये जो अभी आपने बताया इसका हमें क्या चाहिए, एक चार्ट चाहिए, और ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है हमें इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। तो चलो उस एक्सप्लेनेशन पे हम जाते हैं। चलो तो अभी हमने जो जीटीए की सर्विसेज की, उस जीटीए की सर्विस में मैंने अभी आपको बहुत लो लेवल पे अभी चीजें बताई हैं। अब मैं क्या इसका डायग्राम बनाते जाऊं, चार्ट बनाते जाऊं, और हम जो फिलर्स मैंने छोड़ दिए अभी उसको फिलअप करते जाएं और आपको भी समझ में आएगा अच्छा अभी और भी चीजें इसके अंदर बची हुई है। बीइंग जीटीए वन ऑफ द ट्रिकी टॉपिक, ठीक है, ये है ट्रिकी टॉपिक, हम इसको कवरेज में लेते हैं। तो मैम आपने क्या कहा कि हम पढ़ रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। डन। मैम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपने आप में खुद ये भी तो एक रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है, और मैम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुद अपने आप में ये क्या हो सकता है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी तो हो सकता है। बिल्कुल, यहां तक बात समझ में। खुद देने वाला, सर्विस देने वाला भी तो रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड हो सकता है। डन। अगर मैम ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो मैम इसके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड पर्सन को ही तो मैम टैक्स के कंप्लायंसेस करने होते हैं, क्योंकि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो ही टैक्स के कंप्लायंस करेगा, तो वही जब टैक्स के क्या करेगा, कंप्लायंस करेगा। तो यहाँ पे कैन आई से वन थिंग, इसके पास मैम दो ऑप्शन है, या तो ये 5% पे क्या करे, जीएसटी पे करे, या फिर इसके पास ऑप्शन है भाई के पास कि ये 12% पे जीएसटी को क्या करेगा, पे करेगा। आइदर ही विल पे एट 5% और ही विल पे एट व्हाट, 12%। इसके पास ऑप्शन दिए हुए हैं।
अगर मैम ये 5% चूज करता है ना, तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ही विल नॉट गेट द आईटीसी। बट अगर मैम ये 12% चूज करता है तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। या तो इसको आईटीसी मिलेगा या तो आईटीसी नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस। अगर मैम 5% चूज करता है तो इसके पास फिर दो ऑप्शन आते हैं। क्या आते हैं मैम? इसके पास फिर से दो ऑप्शन आते हैं। क्या दो ऑप्शन आते हैं? इसके पास दो ऑप्शन ये है कि ये चाहे तो बोल सकता है कि मुझे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को ही चलाना है, मतलब वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि मैं सारे कंप्लायंसेस करूंगा टैक्स के, क्योंकि आपको अभी मैंने सिखाया अगर 5% चूज करता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है, लेकिन जीटी के पास ऑप्शन है, वो बोल सकता है कि छोड़ो ना, मैं ही सारे कंप्लायंस कर लूंगा। तो या तो ये क्या बोल रहा है, नहीं मुझे तो आरसीएम ही चाहिए, या फिर वो ऑप्ट करता है कौन सा ऑप्शन, ऑप्ट कर रहा है क्या ऑप्शन, टू पे टैक्स। वो बोल रहा है मैं ही पे कर दूंगा टैक्स, मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे ही जाना चाहता है। अगर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे जाना चाहता है तब तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, सीधे जो भी है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होगा, फॉलो होगा। क्या होगा? जो भी फॉरवर्ड चार्ज है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए हमें क्या देखना होगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए आपको चेक करना पड़ेगा रिसिपिएंट कि सर्विस रिसीव करने वाला कौन है। अब रिसिपिएंट के केस में क्या होगा? रिसिपिएंट के केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैम ये रिसिपिएंट 7 कैटेगरी वाला होगा, और मैम हो सकता है ये रिसिपिएंट नॉट इन 7 कैटेगरी। हो सकता है वो 7 कैटेगरी में हो सकता है 7 कैटेगरी में नहीं हो, या फिर मैम ये भी हो सकता है ये रिसिपिएंट हो अनरजिस्टर्ड पर्सन, और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन 7 कैटेगरी वाला भी हो सकता है, और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉट 7 कैटेगरी वाला भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? 7 कैटेगरी वाला भी हो सकता है, ये नॉट 7 कैटेगरी वाला भी हो सकता है। अगर मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना है, यहाँ पे क्या करना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना है। हमने चेक किया रिसिपिएंट कौन है और हम बोल रहे हैं ये 7 कैटेगरी वाला ही रिसिपिएंट है, तो ऐसे केस में तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। इसका मतलब रिसिपिएंट को ही सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे, क्योंकि जीटीए ने 5% की चॉइस ली थी कि हम 5% पे टैक्सेस पे करेंगे। डन। देन सेकेंड, मैम ये 7 कैटेगरी वाला नहीं है, रिसिपिएंट तो है बट ये 7 कैटेगरी वाला रिसिपिएंट नहीं है मेरा। तो मैम अगर ये 7 कैटेगरी वाला रिसिपिएंट ही नहीं है तो यहाँ पे आरसीएम की बातें मत करो, क्योंकि आपने हमें शुरू में ही एक चीज सिखाई थी, रिसिपिएंट भी वही होना चाहिए, सप्लायर भी वही होना चाहिए, सर्विस भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मैम फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा। देन मैम ये रिसिपिएंट ये जो हमारा रिसिपिएंट है ये 7 कैटेगरी वाला है, लेकिन सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं। अब मेरी बात को समझो, जब सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड ही नहीं है वो कंप्लायंसेस कैसे करेगा? क्योंकि आपको जीएसटी के कंप्लायंस करने, तो जीएसटी के कंप्लायंस करने के लिए आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, आपको जीएसटीआईएन नंबर लेना पड़ेगा। अब वो बंदा है तो 7 कैटेगरी वाला, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो हम एक चीज लिंक कर रहे हैं यहाँ पे, हम लिंक कर रहे हैं हमारे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर को। हम किसको लिंक कर रहे हैं? हम लिंक कर रहे हैं यहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का चैप्टर ये कहता है कि अगर सिंगल ट्रांजेक्शन भी ऐसा हो गया, सिंगल परचेज भी आपकी ऐसी हो गई जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल होती है, सिंगल परचेज भी आपकी ऐसी हो गई जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल होती है, तो सिंगल परचेज, इवन सिंगल परचेज अगर आपकी कहां गई है, इवन सिंगल परचेज अगर आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गई है तो आपको लेना पड़ेगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। यू हैव टू गेट मैंडेटरीली रजिस्टर्ड, आपको लेना पड़ेगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। और रजिस्टर्ड हो गया है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टूड?
लेकिन मैम अब ये वही 7 कैटेगरी वाला पर्सन है जो अभी हम बात कर रहे थे ना, ये 7 कैटेगरी वाला पर्सन है। अब यहाँ पे मैम बोल रही हूँ मैम ये 7 कैटेगरी वाला पर्सन नहीं है, नॉट अ 7 कैटेगरी वाला पर्सन। अगर ये 7 कैटेगरी वाला पर्सन ही नहीं है तो या तो इस पे होगा फॉरवर्ड चार्ज, और अगर ये 7 कैटेगरी वाला पर्सन नहीं है तो सबसे पहले मैं लिखती हूं नॉट 7 कैटेगरी वाला पर्सन, नॉट 7 कैटेगरी प्लस अनरजिस्टर्ड। तो पता है क्या, इसीलिए बोला आगे जाके तुम्हें पता चलेगा अगर 7 कैटेगरी वाला पर्सन नहीं है और वो क्या है अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इस पे मिलेगी तुमको मेगा एग्जेम्पशन। यहाँ पे क्या है मेगा एग्जेम्पशन, फॉरवर्ड भी नहीं लगेगा रिवर्स भी नहीं लगेगा। तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या समझाया, मैंने बोला देखो भाई जीटीए है, हाँ मैम जीटीए है, जीटीए या तो रजिस्टर्ड पर्सन होगा खुद या तो अनरजिस्टर्ड होगा। तुम्हें दिख रहा है अनरजिस्टर्ड के आगे मेरा चार्ट मूव क्यों नहीं किया, क्योंकि जब खुद जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो उसको तो कुछ 5% ना 12% सोचना ही नहीं है, वो सुकून की जिंदगी जी रहा है। लेकिन मेरा जीटीए अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो या तो वो 5% वाला चूज करेगा या वो चूज करेगा कि मैं 12% पे क्या करूं जीएसटी पे करूं, या तो 12% पे जीएसटी पे करेगा या फिर 5% पे। अगर ये 5% पे जीएसटी पे करता है तो इसको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, और 12% पे करता है तो इसको आईटीसी अवेलेबल होगा। 5% चूज करने के बाद अगर वो सर्विस उन रिसिपिएंट को देता है जो 7 कैटेगरी के रिसिपिएंट हमने पढ़े हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन अगर वो बोलता है कि ये 7 कैटेगरी के रिसिपिएंट ही नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो 7 कैटेगरी वाला ही रिसिपिएंट है तो उसको तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब अगर 5% है, आप 7 कैटेगरी वाले हो, आप अनरजिस्टर्ड हो और जीटीए ने ये अपनी जिम्मेदारी नहीं ली कि मैं ही सारा फॉरवर्ड चार्ज में कंप्लीट कर लूंगा, उसने जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 7 कैटेगरी वाले लोगों पे लगता है। वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और दूसरा, अगर मैम ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ये 7 कैटेगरी में भी नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है 7 कैटेगरी में भी नहीं है, तो मैम उसको तो मेगा एग्जेम्पशन है, उसको क्या लगेगी मेगा एग्जेम्पशन लगेगी। अंडरस्टूड, डन। तो अगर 7 कैटेगरी में नहीं आते हो और आप अनरजिस्टर्ड हो तो उसको मिलेगा मेगा एग्जेम्पशन। ये एक पार्ट खत्म हुआ है मेरा जीटीए का, एक पार्ट। मतलब मैं चाह के भी रोक नहीं पा रही, मेरे अंदर से मेगा एग्जेम्पशन की लिंकेज निकल के आ रही है बार बार, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं इनकम्प्लीट छोड़ नहीं पा रही। तो थोड़ा सा आप सुकून शांति से सुनना, ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड होगा जीटीए को। ये वीडियो में सिर्फ आप जीटीए समझ रहे होंगे क्योंकि ये है इस लायक कि मैं इतना टाइम दूं उस पर, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी दूसरी परत भी खोलती हूँ। क्या यहाँ तक तो आपको समझ में आया जीटी के पास चॉइस है 5%, 12% और इवन 5% है तो आरसीएम में भी उसके पास चॉइस है। चाहे तो वो बोलेगा नहीं यार मैं तो फॉरवर्ड चार्ज में सारे कंप्लाइंस खुद कर लूंगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मत करो। अब मैं फिर से मूव करती हूँ, यहाँ पे कुछ और भी लिखा है कि कब आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा, कब आपका क्या नहीं होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई इफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए। जीटीए अगर बाय रोड सर्विसेज देता है, जीटीए क्या करता है अगर बाय रोड सर्विसेज देता है और ये सर्विस उसने किसको दी है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को या फिर लोकल अथॉरिटी को या फिर गवर्नमेंट एजेंसी को। सीधी बात है अगर यही जीटीए सर्विस गवर्नमेंट को दे रहा है तो भी क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे आएगा हम देखेंगे। तो मैम सीधी सी बात है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब अप्लाई नहीं होगा, अगर ये सर्विस गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट को जाती है, लोकल अथॉरिटी को जाती है, गवर्नमेंट एजेंसी को जाती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही नहीं आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा ही नहीं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं। अब ये जो अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी का काम क्या है उसमें भी लिखा है। ये जो अथॉरिटी पता है क्यों रजिस्टर्ड हुई है, ये अथॉरिटी रजिस्टर ही हुई है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। ये अथॉरिटी सिर्फ इसलिए डिडक्ट हुई कि वो टीडीएस ही डिडक्ट करेंगी, इसीलिए रजिस्टर हुई है। तो सिर्फ इन अथॉरिटी को अगर आपने सर्विस दी ना जीटीए तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आएगा।
पर ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो सिर्फ टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर नहीं हुई है, उनको अगर आपने सर्विस दी तब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ सकता है, डिपेंडिंग 5%, 12% एज द केस मे बी. देन further, nothing in this entry shall apply where supplier has taken registration under CGST and excised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by him. मतलब अगर यहाँ पे खुद क्या बोल रहा है कि अगर सप्लायर चूज करता है भाई मैं तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे जाऊंगा, तो ये एंट्री का काम ही नहीं है ना. जब वो खुद ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोल रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होता. जब मेरा सप्लायर चूज कर रहा है कि मैं हूं ना, मैं सारा काम खुद ही कर लूंगा. देन आगे बोलता है द सप्लायर हैज इशूड टैक्स इनवॉइस टू रिसिपिएंट चार्जिंग जीएसटी एट एप्लीकेबल रेट एंड हैज मेड द प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन ऑन सच इनवॉइस इशूड. दो कंडीशन है. अगर ये चूज करता है कि भाई मैं तो फॉरवर्ड चार्ज खुद फॉलो कर लूंगा सप्लायर, और साथ में उसने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया है रिसिपिएंट को, तो उसने चूज भी करना. और साथ में अगर वो टैक्स इनवॉइस इशू करके दे देता है ये डिक्लेरेशन के साथ कि मैंने टैक्स कलेक्ट किया, मैं सारे कंप्लाइंस करूंगा, तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब भी नहीं आता. अब यहां तक तो बात खत्म हुई. अब हम आते हैं किसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा पार्ट मुझे मेगा एग्जम्पशन का ले लेने दो. क्यों बोल रही हूँ समझो. एक ही सिंपल सी चीज बता रही हूँ अभी मैं मेगा एग्जम्पशन में. मेगा एग्जम्पशन में एक चीज लिखी हुई है. क्या लिख के रखा है मैम मेगा एग्जम्पशन में? मेगा एग्जम्पशन में लिखा है कुछ ऐसे गुड्स हैं, स्पेसिफाई करके रखे उन्होंने कुछ गुड्स. वो बोलते हैं कि कुछ ऐसे गुड्स हैं, अगर उन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू, अगर उन गुड्स का क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे पल्सेस, जैसे फूड ग्रेन, जैसे न्यूज़पेपर, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, तो ऐसे कुछ उसमें ना मेगा एग्जेम्पशन में गुड्स बता के रखे हैं. अगर उन गुड्स का सप्लाई किया जा रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू ऑन रोड, तो भी मेगा एग्जेम्पशन है. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि कई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है जो एग्जेम्प्ट है. अब उस पर मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये डेडिकेटेड वीडियो मैं जीटीए पे दे रही हूँ, तो मैं आपको इसका मेगा एग्जेम्पशन दिखा देती हूँ. देखो ये रहा मेगा एग्जेम्पशन वाला पॉइंट. इसका क्या लिखा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी लिखा है. गुड्स सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड कैरेज. ये जो सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइड कर रही है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन अगर इन चीजों का होता है जो लिखा हुआ है, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क वगैरह, इन चीजों का अगर आप क्या करते हो ट्रांसपोर्टेशन करते हो, तो भी मेगा एग्जेम्पशन है. और दूसरा क्या दिया है, अगर सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करता है, लेकिन इस अनरजिस्टर्ड पर्सन में इन लोगों को छोड़ देना जो 7 कैटेगरी वाले पर्सन होते हैं, तब तो टैक्स लगेगा. अब मैं आपको इसका डिटेल देना स्टार्ट कर देती हूँ. ठीक है, हमारा बोर्ड नोट कहाँ है? तो मैम ये तो हो गए, आपने एक चीज बताई कि चॉइस है या नहीं है. अब हम दूसरे पहलू पे जाते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के. मैम क्या बोला था आपने कि अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने, मैं मानती हूँ कि 5% चूज किया है क्योंकि 12% पे तो मेरे को सोचना ही नहीं पड़ना. 12% है तो फॉरवर्ड चार्ज है और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वैसे ही मेगा एग्जेम्पशन आ गया. फिर भी मैं यहाँ पे लिखने के लिए आपको बता देती हूँ. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास मैम दो चॉइस है, एक 5% एंड 12%. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने अगर 5% चूज किया है और वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही जाना चाहते हैं, मतलब वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते कि वो लोग क्या करेंगे, कंप्लाइंसेस करेंगे, तो उस केस में, और जब उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं, तब क्या हो? अगर मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो हमें सबसे पहले तो रिसिपिएंट ही चेक करना होता है. रिसिपिएंट होना चाहिए मेरा सबसे पहले 7 कैटेगरी वाला पर्सन. ठीक है, अगर 7 कैटेगरी वाला पर्सन मेरा रजिस्टर्ड है या फिर मेरा अनरजिस्टर्ड पर्सन है. देखो जहां पे रजिस्टर्ड लिखा है वहां तो कंपलसरी हो जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रजिस्टर्ड पर्सन है तो कंपलसरी क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना है. लेकिन अगर मैम मेरा ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है
और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, और यहाँ पे अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अदर 7 कैटेगरी वाले, अदर 7 कैटेगरी वाले अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो क्या होगा मैम, देखो पार्टनरशिप फर्म में तो क्लियर लिखा था 7 कैटेगरी में, चाहे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो फर्क नहीं पड़ता, इनको तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। बट मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाने के लिए इनको रजिस्टर होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रजिस्टर हुए ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर सकते। और जब भी आप पे आरसीएम लगता है आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ये हम कर चुके हैं। और मैम ये अगर अदर देन 7 कैटेगरी वाले पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो हमने अभी पढ़ा है कि मेगा एग्जेम्पशन है। अगर आप 7 कैटेगरी में नहीं आते हो और आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको मेगा एग्जेम्पशन है, लेकिन आप अनरजिस्टर्ड हो और आप 7 कैटेगरी में आते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। देन एक और चीज मैम, हमारा पर्सन तो रजिस्टर्ड पर्सन ही है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या का स्टेब्लिशमेंट है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, जो गवर्नमेंट एजेंसी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ही रजिस्टर्ड हुई थी, याद है? तो ऐसे केस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ये हमने अभी पढ़ा। तो रिसिपिएंट में ही देखो कितनी चीज है। रिसिपिएंट या तो आपका रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड है तो आंख बंद करके 5% वाला चूज किया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। रिसिपिएंट या तो आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो अनरजिस्टर्ड में आपको चेक करना पड़ेगा कहीं ये 7 कैटेगरी वाला तो नहीं है। अनरजिस्टर्ड है, 7 कैटेगरी वाला है, तो भाई तेरे को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के साथ तेरे को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये बंदा अनरजिस्टर्ड है मैम, और वो 7 कैटेगरी में भी नहीं आता, छोड़ दो उसको, मेगा एग्जेम्पशन दे दी उसको, समझ में आया? बट मैम ये पर्सन रजिस्टर्ड है, लेकिन रजिस्टर्ड हुआ है सिर्फ टीडीएस टीसीएस के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिट हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, और ये रजिस्टर्ड हुआ है सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के कलेक्शन के लिए। तो मैम इस पे तो हम आरसीएम ही अप्लाई नहीं करते। जाओ डन। ये रिसिपिएंट बेसिस पे कब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा कब नहीं लगेगा उसकी बात की अपन ने। अब हम जाते हैं दूसरी बात पे। अब मैं बोलती हूँ कि चलो 5% तो ठीक है, और कब मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या फॉरवर्ड भी नहीं लगाऊंगी। कब ऐसा होगा कि चाहे जीटीए 5% ले, चाहे जीटीए 12% ले, हम तो रिवर्स तो क्या फॉरवर्ड भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेगा एग्जेम्पशन है। तो चाहे जीटीए 5% चूज करे, चाहे जीटीए 12% चूज करे, वट एवर इट इज, वट एवर, मेरे को इससे मतलब नहीं, ना तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा ना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्यों? क्योंकि मेगा एग्जेम्पशन दिया हुआ है। अब वो क्या है, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन से गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर क्या करता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, लिखा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या करता है, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट, अगर वो ये सारी चीजें क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम याद कैसे करेंगे? हमने क्या किया, एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर के साथ कुछ फूड ग्रेन, सॉल्ट और मिल्क भी हमने क्या किया, मतलब एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री से मिल्क वगैरह निकल गया, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी निकल गए। बहुत अच्छे इसलिए निकले क्योंकि हमने ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया था। और इतना अच्छा हमारा प्रोडक्शन देख के न्यूज़पेपर वगैरह में ये बात फैल गई। हमें डिफेंस भी करना पड़ेगा हमारा, क्योंकि हमें रिलीफ चाहिए। क्या बोला मैंने, हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, थोड़ा मिल्क, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा फूड ग्रेन हमने उगाया। बहुत अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया था। ये बात न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में फैल गई। हमको रिलीफ चाहिए अब इन चीजों से, क्योंकि जब बात फैलती है तो रिस्क भी होता है हमारी सिक्योरिटी पे। तो हमको डिफेंस क्या चाहिए, डिफेंस चाहिए, मतलब डिफेंस के इक्विपमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर जीटीए क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये सारी चीजें अगर जीटीए ट्रांसपोर्ट करता है तो छोड़ दो रिवर्स, छोड़ दो फॉरवर्ड चार्ज, ये तो मेगा एग्जेम्प्ट है। तो अगर गुड्स ये वाले हैं तो भले ही वो 7 कैटेगरी हो या वो 7 कैटेगरी का पर्सन नहीं हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, सीधी बात है मेगा एग्जेम्पशन। क्या आ जाएगा आपका, मेगा एग्जेम्पशन। अंडरस्टूड?
तो मेगा एग्जेम्पशन कब कब गायब हो जाता है, कब कब आता है मेगा एग्जेम्पशन आ रहा है? एक तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट हो, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी हो जो टीडीएस टीसीएस पर्पस के लिए ही आई थी। अब जितनी प्रोबेबिलिटी बनाना है इस पे आप उतनी प्रोबेबिलिटी बना लो। मेरा जीटीए अनरजिस्टर्ड है, वो 7 कैटेगरी वाले पर्सन को सर्विस दे रहा है। मैम सबसे पहले जीटीए अनरजिस्टर्ड है या रिवर्स, तो क्या फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगा? मैम जीटीए रजिस्टर्ड है, वो सर्विस दे रहा है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो 7 कैटेगरी में भी नहीं है। तो मैम अगर एक अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो जो 7 कैटेगरी में नहीं है, ये चीज भी मेगा एग्जामिनेशन में लिख के रखी कि 7 कैटेगरी में अगर पर्सन नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। मैम जीटीए सर्विस दे रहा है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो 7 कैटेगरी में है, तो मैम उसको रजिस्ट्रेशन लेके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा अगर जीटीए 5% चूज करता है तो। मैम जीटीए ने सर्विस दी, 5% चूज किया है, एक अनरजिस्टर्ड 7 कैटेगरी वाले को ही सर्विस दी है और वो सर्विस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रांसपोर्टेशन करने की है। मैम मेगा एग्जेम्पशन, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स कुछ नहीं आएगा क्योंकि गुड्स जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। आई होप यू गॉट दैट। ये सारी प्रोबेबिलिटीज एक साथ आएंगी, फिर आप जज कर पाओगे मेगा एग्जेम्पशन है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्या है। हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता आपको समझ में आया नहीं, मैंने पूरा डिटेल दिया है जो देना चाहिए था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करो। मुझे देखो ऑलरेडी व्यूज मेरे बहुत ज्यादा नहीं है, तो जितने लोग देख रहे हैं मुझे वो तो पता चलना चाहिए कि उनके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। तो प्लीज 1 सेकेंड, मतलब मुझे लगता है 10 सेकेंड तुम्हें लगेगा मैम वी गॉट इट, खत्म बात। मुझे कम्युनिकेट हो जाएगा कि ओके आई वॉज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग दिस ट्रेमेंडसली इंपॉर्टेंट एंड इंटरलिंक वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट। अब इसके बाद सारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। जिनको जीटीए स्पेसिफिकली देखना है तो वो जीटीए यहाँ देख सकते हैं, लेकिन एक चीज बताऊं, इसके बाद भी जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है जैसे लॉयर से रिलेटेड है, कई कई चीजें, वो सब भी फिर मेगा एग्जेम्पशन से लिंक होती है। बट अभी हम यहाँ पे अब सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करेंगे। थोड़ा मैं आपको लिखवा दूंगी कि आगे चल के हम इसको मेगा एग्जेम्पशन से कनेक्ट करेंगे ताकि हम उसको प्रॉपरली मेगा एग्जेम्पशन के टाइम ही कवर करें। जीटी पॉसिबल नहीं था इसलिए मैं नहीं बता पा रही थी। ओके चलो बाय।